एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी फाई। आप लोगों का इजी फाई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं आपको थंबनेल से पता चल गया हो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि आज हम अपनी क्लास ट्वेल्थ, यहाँ प्यारी सी क्लास ट्वेल्थ की प्यारी सी केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे करने वाले हैं। तो यार चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टॉपिक हमारा आज का क्या है। तो आज का टॉपिक यार देखो, है तो वैसे हम लोग कुछ पिछले वीडियोज में जो रिमेनिंग मतलब 2 वीडियोज थी मेरी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर रहे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और करेंगे एडजॉर्प्शन को। एडजॉर्प्शन को अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी सब्सटेंस ए अगर सब्सटेंस बी के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाए तो उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब मान लो सब्सटेंस ए वाटर है, पानी है, और सब्सटेंस बी मेटल है। तो पानी को अगर मेटल पे रख दोगे तो वो एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में बहुत डिफरेंस है, जो यहाँ पे हमने बात की है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्यों है। क्योंकि मेरे टाइम में मेरे को ये कंफ्यूजन आई थी कि भाई एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साउंड भी मतलब सिमिलर करते हैं, बस फर्क क्या है। तो एडजॉर्प्शन में डी यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन में बी यहाँ पे। तो यार सिमिलरिटी काफी सारी है, लेकिन एक मतलब एक वर्ड का डिफरेंस इसमें बस यही है कि इसमें डी और एस है, बी है सॉरी। तो यार एडजॉर्प्शन का मीनिंग भी मतलब इन्हीं सबसे डिफरेंस हो जाता है कि एडजॉर्प्शन जो होता है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सरफेस है और इंटरफेस है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स देख लो सरफेस के आर पार नहीं जा सकते, मतलब सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए, मतलब चिपक गए ऐसा समझ लो। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना, कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सरफेस के आर पार चले जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल अगर आप लोगे तो आप अपनी स्किन ले लो, और स्किन पे अगर पानी के पार्टिकल्स होते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब स्किन पानी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही यार डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। और मेरे हिसाब से तो मैं बताऊं तो मैं काफी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन है क्या। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने यार सिंपल से कहा कि एब्जॉर्प्शन देखो, मतलब एक सरफेस को कोई पार्टिकल अगर आर पार नहीं कर पा रही है, उस सरफेस पे चिपक जा रही है, तो वो जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर सरफेस के आर पार पार्टिकल्स कर जा रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे पार्टिकल्स देखो, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो एडजॉर्प्शन का यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन अ सब्सटेंस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। जब कोई एक सब्सटेंस, मान लो सब्सटेंस ए बी के सरफेस पे चिपक जाए तो उसे एडजॉर्प्शन ही बोलते हैं। और ऑक्लूजन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है, जिसमें एक गैस जो है वो मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो ऑक्लूजन ये समझ गया ना, स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच अ गैस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो चलो ये तो हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैंने एक नोट में लिखा है कि अमलगम जो होती है, बहुत लोग मतलब मेरी पिछली वीडियोज में देखा होगा कि मैंने अमलगम की बात की है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई अमलगम की क्या है, क्यों तूने इसे क्यों बताया। तो देखो यार, अमलगम जो है ना एक एलॉय है, किसका, मरकरी का। तो यार याद रखना, ये नोट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आ जाओ यार, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है मास परसेंट, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है, इसे अपनी भाषा में यार समझते हैं, तो अगर आपका सॉल्यूशन ए प्लस बी से बनता है और अगर आपसे पूछ दे कि भाई मास परसेंट ऑफ ए निकाल दो, तो होगा वो मास ऑफ ए बाई मास ऑफ सॉल्यूशन बाई बाई नहीं इनटू 100। ओके। और वहीं अगर पूछते मास ऑफ बी निकाल दो, तो मास ऑफ मास परसेंट ऑफ बी, तो मास ऑफ बी बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स मास ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन यार काफी सिंपल लगता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको इससे भी सिंपल डेफिनेशन मिलता है तो आप वो याद कर लो। ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यार, इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि कह क्या रहा है ये क्वेश्चन। तो पहले इरेज कर देता हूँ ये मैं। तो यार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ ईच इन अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 22 ग्राम ऑफ C6H6 एंड 122 ग्राम ऑफ CCl4। जिनको नहीं पता C6H6 क्या होता है, मैं बता दूं कि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, और ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके गाइस। और CCl4 भी एक ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो ये भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसका प्रिपरेशन विपरेशन सब देखेंगे यार।
बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो ऑर्गेनिक की वीडियो कब आए। तो ये मैंने बता दिया। तो हमें क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन है 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें। तो हमें इन दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ए, मतलब लेट क्यों करना, ए बी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि बेंजीन जो है, बेंजीन है वो क्या कितना है, वो 22 ग्राम है और CCl4 है जो अपना, वो है 122 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल सोल्यूशन लिख देता हूँ 22 प्लस 122, तो ये 224 224 144 ग्राम्स हो जाएगा। तो इसे गाइस इरेज कर देते हो ताकि अपने को स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो मैं अगर मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकाल दूं, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो क्या आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा मास ऑफ बेंजीन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, 22 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ 144 ग्राम्स है और इनटू 100। तो काटा कुटी कर लेते हैं गाइस। तो ये कट किससे रहा है, तो ये 11 से कटेगा 2 टाइम्स में और ये 72 से कट जाएगा, 2 दूना 4, हाँ बिल्कुल 72 से जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आएगा 1100 बाई 72। तो फर्दर इसको सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं और जो भी आएगा वो परसेंट में लिख देना। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और CCl4 आप कर लेना, CCl4 का मास परसेंट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो ये आपका होमवर्क भी हो गया। तो अगला जो अपना यार कॉन्सेप्ट है, अगला जो टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज भी काफी इजी है, काफी सिमिलर है मास परसेंटेज के। तो मैं मान लेता हूं कोई आपका सॉल्यूशन है, वो बना हुआ है A प्लस बी से, और मुझे पूछ दे कि भाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए बता दो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, तो वो क्या होगा। देखो गाइस, तो जिसका हमें वॉल्यूम परसेंट पूछा है ना, उसको उसका पहले मास मतलब उसका वॉल्यूम लिख लेंगे, उसका वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ ए बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लो और इनटू 100 कर दो, आपका वॉल्यूम परसेंट निकल गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए भी मैंने वैसे ही मतलब उसका लिखा है, और वॉल्यूम परसेंट ऑफ अगर बी पूछे तो वॉल्यूम ऑफ बी बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है हमारा, देख लो। और डेफिनेशन यार देख लेना क्योंकि काफी इजी है, और डेफिनेशन मैंने मतलब अच्छे से लिखाया है, तो इसी भी देख लेना। ओके, तो यार क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि हमारा दे क्या रहा है कि इन अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए है 15 मिलीलीटर, कंपोनेंट बी है 35 मिलीलीटर, एंड कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ ईच। तो हमें वॉल्यूम ऑफ ए दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए इज 15 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ बी भी दिया हुआ है 35 मिलीलीटर्स। सो हमें वॉल्यूम परसेंट ऑफ ईच निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 15 प्लस 35 मिलीलीटर। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा 50 मिलीलीटर। और वॉल्यूम परसेंट ऑफ अगर मैं ए निकालू तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ ए अपना कितना है, तो वो है 15 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 50 और ये 100। तो 50 से 100 दो बार में जाएगा, तो ये 30% आ गया। और आप मुझे होमवर्क में वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी निकाल के आना। ओके, और अगर आपसे बन जाए तो प्लीज कमेंट करना, मैं इंडिविजुअली रिप्लाई भी करूंगा। ओके गाइस, तो चलो यार अपना नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो गाइस देखो, अपना जो नेक्स्ट है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी मतलब हमने अब, ये भी मतलब काफी इजी है और काफी सिमिलर है मास बाय मास के और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के। मतलब इन दोनों का जो है ना, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ये भेलपुड़ी है, मतलब मिक्स है। तो अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। तो इट इज द मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये मैंने जो सॉल्यूशन बनाई, देख लो मैंने जो सॉल्यूशन बनाई ए प्लस बी से, तो ए का मास है और बी का वॉल्यूम दिया हुआ है। ए का मास गिवन है और बी का वॉल्यूम गिवन है। और जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जो अपना ए है ना वो सॉल्यूट होगा और जो अपना बी होगा वो सॉल्वेंट होगा। ओके,
तो अगर देख लो तो यहाँ पे अगर हम मास परसेंट ऑफ ए निकाले तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए निकाले तो क्या दिया हुआ है फॉर्मूला कि मास ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ अगर बी निकालते हैं तो मास ऑफ बी बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो अपना हो गया। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं तो उन्हें करते हैं यार। तो देखो गाइस क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है वो क्या रहा है 10% ऑफ HCl मास बाई मास ये गिवन है। अब आप सोचो 10% ऑफ HCl मास बाई मास का मैंने क्या बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ कंपोनेंट टू पर 100 पार्ट्स मास ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो डेफिनेशन तो अपना यही था ना मास बाई मास का। तो 10% ऑफ HCl दिया यानी 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा ना इसका मतलब। अगर मास बाई मास दिया हुआ है तो भाई देखो 10% ऑफ HCl मास बाई मास है तो इसका मतलब तो यही होगा, क्योंकि हमें मास बाई मास का डेफिनेशन पता है कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ कंपोनेंट टू पर 100 पार्ट्स मास ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारा डेफिनेशन है। तो 10% ऑफ HCl यानी 10 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमें यही कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो तो यहाँ पे दिया हुआ है 15% ऑफ HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अगर डेफिनेशन देखोगे तो हमें पता है कि क्या होता है। तो डेफिनेशन था कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। इसी को मतलब रिवर्स कर दो, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही हमारा डेफिनेशन था। और 15% ऑफ HCl वॉल्यूम में वॉल्यूम है तो हमें पता चलता है कि 15 मिलीलीटर ऑफ HCl है पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यह भी पता चल गया कि भाई 15% ऑफ HCl अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो 15 मिलीलीटर ऑफ HCl इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 20% ऑफ NaCl मास बाय वॉल्यूम। अब ये तो गाइस बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि डेफिनेशन भी ऊपर लिखा हुआ है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट टू पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम इसे इस डेफिनेशन को अप्लाई करके यहाँ पे देखें तो 20% ऑफ NaCl दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम में, यानी 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना इजी है गाइस। मतलब यहाँ पे देखो 10% ऑफ HCl मास बाई मास दिया तो 10 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो 15% ऑफ HCl दिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में तो 15 मिलीलीटर ऑफ HCl इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम दिया तो 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात इन सब में जानते हो कॉमन क्या है कि सब 100 ग्राम में है, 100 मिलीलीटर में है। यानी जो आपका सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, मतलब सॉल्यूशन का जो आप कह सकते हैं एक टाइप से सॉल्यूशन का जो मास है वो फिक्स्ड है। तो ये देख लो। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 30% ऑफ H2SO4 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। भाई ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कर लो कि मैं कर दूं। चलो आपके लिए कर ही देता हूं। तो ये हो जाएगा 30 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यार यहाँ पे ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का जो मतलब एक टाइप से मास ही समझो। सॉल्यूशन का मास कॉमन है सब में, चाहे वो मास बाई मास हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो और मास बाई वॉल्यूम हो, तो सब में जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 ही आ रहा है। ओके, तो आ जाओ अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, तो देखते हैं। तो हमें मास ऑफ ए दिया हुआ है, मास ऑफ बी दिया हुआ है, मास ऑफ सी दिया हुआ है, मास ऑफ डी दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि मास परसेंट ऑफ ए निकालो, मास परसेंट ऑफ डी निकालो। तो मैं मास परसेंट ऑफ ए निकाल देता हूं और डी का आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो मास परसेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो हमें मास परसेंट ऑफ ए निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए मास ऑफ ए बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ ए तो हमें पता है कि मास ऑफ ए 10 ग्राम है।
तो सॉल्यूशन का कैसे पता करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दो। तो 40 प्लस 30 70, 70 और 20 90, 90 10 100, तो 10/100 इंटू 100, तो 100 से 100 जाएगा, तो ये 10% आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकला आपको पता है? मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे निकाला? तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या किया, मास ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को सम कर दिया, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया जो कि 100 आया। तो 100 से 100 गया और 10% हमारा आंसर आ गया। तो चलो गाइज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन समझो पार्ट्स पर मिलियन हम यूज क्यों करते हैं? तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 1 मिलियन कितना होता है, आपको पता है? अगर नहीं पता तो जान लो, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ओके, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए मेरी बात से, तो आई एम सॉरी गाइस। तो यार आ जाओ, थोड़ा जोक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं मेरे से। तो कुछ मतलब अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन यार वहां पे यूज होता है ना जहाँ जो सॉल्वेंट होता है ना वो बहुत ही बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, और सॉलिड जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे एयर में, जैसे कि एयर का एग्जांपल ले लो, और एयर में आपके मतलब पॉल्यूटेंट्स, जो एयर में आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो उनको मेजर करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। यानी 1 मिलियन में, मतलब पीपीएम का मतलब ये होगा कि 1 मिलियन में कितने पोल्यूटेंट्स है, यानी समझ लो कितना ज्यादा मतलब छोटा होगा, मतलब कितनी कम मात्रा होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन मान ले, सॉल्यूशन बना हुआ है हमारा a प्लस बी से, तो अगर हम पीपीएम ऑफ ए निकालें तो यहाँ पे देखो पहले मास ऑफ ए रखेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, और इंटू 10⁻⁶ है। यहाँ पे 10⁻⁶ है, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है 10 लाख होता है। अगर आपको 10 लाख लिखने नहीं आता तो 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। ओके गाइस, तो ये मास बाई मास कॉन्सेप्ट से हमने निकाला। और अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि देखो वॉल्यूम इसलिए दिया हुआ क्योंकि पानी में भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में वो काफी कम होते हैं। तो कितने मतलब वाटर के पार्टिकल्स पर मिलियन में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं हम वो पीपीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो पीपीएम के थ्रू अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ ए निकाल लो, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, और इंटू 10⁻⁶ कर दो तो आपका निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और चलो आ जाओ अपना जो ये मोल फ्रैक्शन है उसे समझते हैं। तो मोल फ्रैक्शन भी यार काफी इजी है, और इसका डेफिनेशन देख लो। और ये जो सिंबल है ना इसको मैं बता देता हूँ इसको क्या कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिंबल होता है, इसको हम लोग काई कहते हैं, काई। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। अब मान लो एक सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे a प्लस बी लूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि हर सॉल्यूशन में आप a प्लस बी ही लेते हो, ऐसा क्यों? तो चलो मैं c प्लस डी ले लेता हूँ। तो एक सॉल्यूशन है जो c प्लस डी से बना हुआ है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ c निकालना है। कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस। तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ c निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे देखो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे अगर हम फर्दर लिखे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, एनसी मैंने लिखा है इसको, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एनसी प्लस एनडी हो जाए, क्योंकि जो सॉल्यूशन में अपना जो कंपोनेंट है वो सी है और डी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी लिख दिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी लिख दिया, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकल जाएगा। और वैसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ डी निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, यहाँ पे डी लिख लो, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सी प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट में। तो जितना भी मैं नोट लिखा है ना भाई, प्लीज उसे आप नोट जरूर कर लेना अपने नोटबुक में, और मार्क भी कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मोल फ्रैक्शन जो है ना एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता भाई। ये मतलब एकदम ये चैन से रहता है, और हमें भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यूनिट लिखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मोल फ्रैक्शन में आपको कोई यूनिट नहीं लिखनी है।
और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ओके गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कोई सॉल्यूशन है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ गाइस। कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे और वो है सी प्लस डी ही ले लेते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी होगा और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, ये याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। और थर्ड में है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ। मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या घटा दिया तो उससे भाई मोल फ्रैक्शन को कोई मतलब दिक्कत नहीं आती, वो एकदम चिल रहता है। मतलब हंसने वाला इंसान है। मतलब एक होता है ना इंसान जो हमेशा परेशान रहता है और एक इंसान होता है जिसको काफी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो हंसता खेलता रहता है। तो मोल फ्रैक्शन अपना वैसा ही है कि भाई उसको टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ जाओ गाइज, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, उसे निपटा देते हैं। तो गाइस अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच निकालो जिसमें सॉल्यूशन ऑफ जो सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम H2O है। तो मैं लिख देता हूँ कि NaOH की अमाउंट कितनी है, मतलब कितना है वो। तो वो 40 ग्राम है और H2O जो है वो 90 ग्राम है। तो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे काय लिखता हूँ गाइस, ताकि सॉरी गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं NaOH निकालूंगा तो हो जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH, बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो अगर इसे मैं फर्दर सिंपल भाषा में लिखूं तो ये हो जाएगा NaOH बाई NaOH प्लस H2O। तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, कलेक्टिवली हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है। तो नंबर ऑफ हाउ देर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर NaOH आप निकालते हो तो वो होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम। तो गाइस हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है और हमें पता है कि हमारा जो NaOH है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा पहले क्लियर नहीं था वो। तो जब अपना NaOH है, हमें पता है जो अपना सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 23 होता है। मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक मास, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का अपना 1 होता है। तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 2 1 3 1 4। तो अपना जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH आया वो भी 40 आया। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaOH आ गया। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालते हैं तो वो भी हो जाएगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर। ये मेरी किस्मत है ना यार, ये देखो, ये मतलब मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की थी और ये लाइन उल्टी हो गई। तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास जो है अपना 90 है और अगर H2O का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो 16 2 हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 और 5 5 टाइम्स जाएगा तो 18 25 90। तो ये 5 मोल्स हो गया और ये 1 मोल्स हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो अपना जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH था वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 प्लस 5। तो ये 1/6 आ गया और इसे आप डेसिमल में चेंज कर लेना तो यही आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन जो होती है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हमको यूनिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड में कहता है, मतलब हमें तो H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकालना था तो उसका भी निकाल देते हैं, इजी ही है गाइस। तो देखो अगर यहाँ पे H2O का निकालते हैं तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आएगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस, तो ये 5/5
6 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकल गया। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो देख लो। तो हमें कह रहा है कि इन अ बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इतना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का आप लोग को पता होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। उस सॉल्यूशन के वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिया हुआ है 0.45, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा। तो आपको पता है मैंने नोट्स में लिखवाया था कि मोल यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, ये लाइन याद रखना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे नीचे देखो गाइस, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें 0.45 पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें निकालना है। तो अगर हम मोल 1 माइनस 0.45 कर दे तो 0.55 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ B नहीं आ जाएगा, और ये आपका आंसर नहीं है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। सो अगर कुछ वीडियो में गलती हो गई हो तो सॉरी गाइज। और यार थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा होगा क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी चल रही है, उसके लिए भी सॉरी। और थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो गया हो तो यार सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन एरर्स जो है वो प्रोबेबली आ ही जाते हैं हर चीज़ में। तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।